Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnade College classes. Myself, Gunod Mangnade. In the last class, we had discussed about the electron transport system part. Now today, we are going to discuss about next concept of the chapter, that is respiratory balance sheet. Respiratory balance sheet. So what is this meaning of respiratory balance sheet? Respiratory balance sheet means how many ATP you obtain in the aerobic respiration. Total calculation of ATP in the aerobic respiration indicate in the respiratory balance sheet. aerobic respiration में कितने ATP फॉर्मेशन होते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. वैसे तो आपने पहले क्लास में स्टडी किया है. aerobic respiration में 3 स्टेप होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होती है तो रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या करता है. रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या होता है, टोटल एटीपी फॉर्मेशन कितने होते हैं हमको ये फाइंड आउट करना है ना. क्योंकि अब तक आपको पता है क्या क्या ग्लाइकोलाइसिस में हुआ, क्या क्या लिंक रिएक्शन में हुआ, क्या क्या क्रेब्स साइकिल में हुआ, ये आपको पता है. मगर उन सभी से कैसे एटीपी फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी फॉर्मेशन होता है, कौन सी जगह पे एटीपी फॉर्मेशन होता है, कौन से रिएक्शन में एटीपी फॉर्मेशन होता है, ओके, कौन कितने एटीपी फॉर्मेशन करता है, ये सब कुछ जान लेना. इसका मतलब रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट है ना. तो देखते हैं रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या है. कंक्लूजन: पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑफ एटीपी यूरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो हमारा रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट का पर्पस क्या है? ओके, गेन ऑफ एटीपी. एटीपी गेन कितना हो गया? ओके, कहां से? फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी फाइंड आउट मिलते हैं आपको? गेन मतलब कितने मिलते हैं? कहां पे? एरोबिक रिस्पिरेशन में. कहां पे? एरोबिक रिस्पिरेशन में. एरोबिक रिस्पिरेशन में जो भी प्रोसेस होती है उन सभी प्रोसेस में कितने एटीपी गेन होते हैं? कहां से? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से. ओके, ऑक्सीडाइज होने के बाद रियलिटी कैन बी रिमेन ओनली थ्योरेटिकल एक्सरसाइज. और कैलकुलेशन करेंगे हम. ओके, देयर इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डर पाथवे फंक्शन इन द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग. नेक्स्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस, टीसी एंड ईटीएस. आपको पता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जब ब्रेकडाउन होता है तो अलग अलग पाथवे फॉर्म होते हैं. कौन कौन से पाथवे? ग्लाइकोलाइसिस एक, बाद में क्रेब्स साइकिल दो, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये तीनों पाथवे होते हैं और ये तीनों पाथवे में आपको क्या मिलता है? एटीपी प्रोडक्शन मिलता है ना. कुछ ना कुछ एटीपी फॉर्मेशन होता है. तो आपको मैंने कल ही बताया था. ओके, ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होते हैं. कितने? दो. और बाकी की जो एटीपी है वो ओके, देखो अभी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, मैंने आपको बोला था ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 2 एटीपी फॉर्म होते हैं प्लस 2 NADH2 फॉर्म होते हैं. कहां पे? ग्लाइकोलाइसिस में. क्रेब्स साइकिल में क्या क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी फॉर्म होते हैं प्लस 6 NADH2 फॉर्म होता है प्लस 2 FADH2 फॉर्म होता है. ओके, उसी के साथ लिंक रिएक्शन में क्या होता है? लिंक रिएक्शन में जो आपने स्टडी किया लिंक रिएक्शन जो दोनों के अंदर थी, किसके अंदर? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर थी. उसमें क्या होता था? लिंक रिएक्शन में आपने देखा है 2 NADH2 फॉर्म होते थे ना. इसका मतलब NADH2 फॉर्मेशन कितना हुआ? 2 प्लस 6 मतलब NADH2 कितने हो गए? 10. टोटल NADH2 आपको कितने मिले? 10 मिले. ओके, FADH2 कितने मिले? 2 FADH2 मिले. ओके, और एटीपी डायरेक्ट कितने मिले? यहाँ पे ये 2 डायरेक्ट एटीपी और यहाँ पे ये 2 डायरेक्ट एटीपी. इसका मतलब सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कितने मिले? सबस्ट्रेट लेवल ओके, कितने एटीपी मिले आपको? 4 एटीपी मिले ना. तो अभी कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिलेगा. आपको मैंने बोला था 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 3 एटीपी, एक NADH2 से 3 एटीपी मिलते हैं. इसका मतलब 10 NADH2 into 3 करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपको 30 एटीपी मिलेंगे. NADH2 से कितने मिलेंगे? 30 एटीपी. और आपको पता था
ETS में 1 molecule of ATP gives 2 ATP, so 2 into 2 is equal to 4 ATP. इसका मतलब टोटल कैलकुलेशन कितना हुआ 38 ATP, 30 plus 4 34 plus 4 38. इसका मतलब टोटल रिस्पिरेटरी बैलेंस में अगर देखते हो आप तो आपको कितने ATP मिलते हैं, that is 38 ATP you find out in the aerobic respiration. कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का, इसीलिए आपको कितने ATP मिलते हैं 38 ATP you obtain in the aerobic respiration. और वो सीक्वेंस से होते हैं, जो भी ATP फॉर्मेशन होता है वो सीक्वेंस से होता है, वन टाइम नहीं होता. क्यों होता है सीक्वेंस से? अगर वन टाइम अगर इतने ATP फॉर्मेशन हो गए तो सेल ब्रस्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है ना. इसलिए सेल को कुछ हार्म ना हो, सेल ब्रस्ट ना हो, इसलिए स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है. कहां से? एरोबिक रिस्पिरेशन में, राइट. एंड NADH2 फॉर्म होता है एंड NADH2 फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस. आपको पता है NADH जो है कहां पे फॉर्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, मगर FADH2 फॉर्मेशन ऑकर इन द क्रेब्स साइकिल ओनली. FADH2 कहां फॉर्म होता है, क्रेब्स साइकिल में. तो वहां पे और क्या होता है, वो जो NADH2 है और FADH2 है उसका क्या होने वाला है, ETS में टर्मिनल ऑक्सीडेशन होने वाला है ना. NADH2 का और FADH2 का ETS में क्या होगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा और ATP बनेगा. उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ATP फॉर्मेशन कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एंड नन ऑफ द इंटरमीडिएट पाथवे यूटिलाइजेस इन दिस कंपाउंड. इसके अंदर कौन सा भी इंटरमीडिएट पाथवे नहीं होता. एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस, बाद में होता है लीक रिएक्शन, बाद में होता है क्रेब्स साइकिल और बाद में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड ओनली ग्लूकोज बीइंग रिस्पायर. आपको पहले बताया मैंने ऑर्गेनिक सब्सट्रेट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, फैट है, मगर जनरली बॉडी क्या यूटिलाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करती है. एंड अमंग कार्बोहाइड्रेट क्या यूज करते हैं, ग्लूकोज ना. क्यों? बिकॉज ग्लूकोज इज मोस्टली प्रिफर्ड ऑर्गेनिक सब्सट्रेट. व्हाई? बिकॉज बॉडी सेल यूटिलाइज glucose in the readily form, easily form. Okay, no other alternative substrate used for this respiratory pathway and any intermediate stage. Okay, तो आप अगर कैलकुलेशन करते हो ATP का, okay, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस में या फिर आप टोटल कैलकुलेशन करते हो ATP का, okay, एक सिंपल सा चार्ट मैं आपको देता हूं यहाँ पे, वेरी सिंपल चार्ट आई विल गिव यू. okay, स्टेप्स इन्वॉल्व, सबस्ट्रेट लेवल में कितने ATP फॉर्मेशन होते हैं, डायरेक्ट ATP कितने फॉर्म होते हैं और टोटल कितने होते हैं. ठीक है, एक सिंपल सा चार्ट है. वो सिंपल चार्ट के फॉर्म में मैं आपको पूरा बैलेंस शीट देता हूं. किसका? एरोबिक रिस्पिरेशन का. पर्पस तो बताया मैंने आपको. एरोबिक रिस्पिरेशन का पर्पस क्या है, टोटल गेन ऑफ ATP कितने होते हैं ये हमको फाइंड आउट करना है ना. कहां पे? एरोबिक रिस्पिरेशन में. तो यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेप दे रहा हूं मैं, एक टेबल दे रहा हूं. टेबल में आपको दे रहा हूं मैं पहले स्टेप्स इन्वॉल्व. आपको पता है एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व 1 2 3 जो भी स्टेप है उसका नाम आएगा. उसके बाद ओके, उसके बाद आएगा ATP थ्रू ओके, ATP पहले स्टेप्स इन्वॉल्व. कौन से स्टेप है? फर्स्ट स्टेप्स. ओके, सीरियल नंबर. ओके, तो पहली स्टेप कौन सी है? स्टेप नंबर 1 कौन सी आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस है ना. पहली स्टेप कौन सी थी एरोबिक रिस्पिरेशन की? ग्लाइकोलाइसिस. ओके, बाद में ATP थ्रू कौन से? NADH2 और FADH2 कहते हैं ना उसको. ओके, उसको कहेंगे हम ATP थ्रू ETS. के द्वारा ATP कितने फॉर्म होते हैं. देन डायरेक्ट ATP कितने फॉर्म होते हैं, और फिर टोटल. ठीक है, डायरेक्ट ATP मतलब सबस्ट्रेट लेवल. डायरेक्ट ATP मतलब क्या है, सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन कितने होते हैं देखते हैं. तो आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस जो पहली स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फर्स्ट स्टेप है. तो उसमें क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस में, ये अगर आप टेबल देखते हो, सिंपली टेबल है ये. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ ATP क्या है. तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, जो पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस उसमें क्या होने वाला है, ATP थ्रू ETS कितने होंगे आपको पता है, 2 NADH2 है ना. 2 NADH2 फॉर्म होते हैं. तो मैंने आपको बताया था ETS में क्या होता है, 1 NADH2 3 ATP, मतलब 2 NADH2 into 3 मतलब क्या हो गया, दैट इज 6 ATP फॉर्म हो गया ना.
ये NADH2 कितने हो गए 6 ATP और सब्सट्रेट लेवल कितने होते हैं 280 फॉर्म होते हैं। इसका मतलब ओके, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP फॉर्म हो गए 8 ATP। 8 कैसे हो गए डायरेक्ट सब्सट्रेट लेवल में 2 और ATP थ्रू ETS कितने 6, मतलब टोटल कितने हो गए 8 ना, जो होगा ग्लाइकोलाइसिस का। सेकंड स्टेप में जा रहा हूं, दैट इज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है 2 NADH2 फॉर्म होता है, 2 NADH2 फॉर्म होता है। ओके, तो आपको पता है 2 NADH2 ओके फॉर्म होता है, तो 2 into 3 is equal to again 6 ATP। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन नहीं होता, तो नील है, मतलब टोटल ATP कितने हो गए फिर फॉर्म 6 ATP। कहाँ पे लिंक रिएक्शन में कितने फॉर्म हो गए 6 ATP। बाद में अभी कौन सी स्टेप है थर्ड, कौन सी क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होगा NADH2 कितने फॉर्म होते हैं, मैंने बोला आपको 6 NADH2। ओके, FADH2 कितने होते हैं 2 FADH2। तो 1 NADH2 की 3 ATP, 1 NADH2 की 3 ATP मतलब into 3 मतलब क्या होगा 18 ATP और FADH2 से 1 FADH2 gives 2 ATP and 2 FADH2 gives 4 ATP। ओके, एंड ATP थ्रू सबस्ट्रेट लेवल कितने होते हैं आपको पता है, क्रेब्स साइकिल में 2 ATP फॉर्म होते हैं ना सबस्ट्रेट लेवल। ओके, 6 नंबर स्टेप नंबर 6 में होते हैं। तो इसका मतलब अकेले क्रेब्स साइकिल में कितने ATP फॉर्म हो गए, अकेले क्रेब्स साइकिल में कितने ATP फॉर्म होते हैं 24 ना। 24 कैसे, ये 18 ये 4 प्लस ये 2 मतलब 24। एक क्रेब्स साइकिल के लिए 12, 1 क्रेब्स साइकिल के लिए 12, 2 क्रेब्स साइकिल के लिए 24 ATP फॉर्म होते हैं। और फिर अगर आप टोटल देखते हो तो ऑल स्टेप्स है ना, ऑल रिएक्शंस बाद में NADH2 कितने फॉर्म हो गए अभी तक 10 NADH2 अब तक फॉर्म हो गए टोटल। ओके, into 3 मतलब कितने हो गए 10 into 3 is equal to 30 ATP फॉर्म हो गए NADH2 से। FADH2 कितने हो गए 2 FADH2 into 2 मतलब कितने हो गए 4 ATP। एंड इसका मतलब ATS थ्रू ATP कितने फिर ATP थ्रू ATS कितने 34 ना, मैंने कल ही आपको बोला था ATP थ्रू ATS कितने 34 ATP है और डायरेक्ट कितने हैं डायरेक्ट 4 ATP है। तो अगर आप इधर से कैलकुलेशन करोगे हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करोगे तो कितना आया 34 प्लस 4 इज इक्वल टू 38 ATP आया। और ऐसा भी कैलकुलेशन करोगे तो भी वर्टिकल कैलकुलेशन करोगे तो 8 प्लस 6 14 प्लस 14 24 इज इक्वल टू 38। इसका मतलब ये टोटल कितने ATP फॉर्म हो गए दैट इज 38 ATP फॉर्म रही था एरोबिक रिस्पिरेशन, 38 ATP फॉर्म होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन से और उसको कहते हैं फिर बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, जहां पे हम टोटल एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप में कितने NADH2 फॉर्म होते हैं, वो कितने ATP फॉर्म होते हैं, वो सब कुछ हम डायरेक्ट कितने होते हैं ETS थ्रू कितने होते हैं टोटल कितने होते हैं, ये सबका कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर पाते हैं। ओके, तो आपको पता है कुछ बुक में ATP फॉर्मेशन 38 दिया है और NCERT के अंदर ATP फॉर्मेशन 36 दिया। आपको बोलेंगे सर 36 कंसीडर करना है 38 कंसीडर करना है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ NCERT में अगर 36 दिया है तो 36 कंसीडर करो। आप बोलेंगे सर 36 कैसे कंसीडर किए करना है, उसको शटल सिस्टम बोलते हैं बेटा। शटल सिस्टम में क्या होता है याद रखो, आपको पता है ग्लाइकोलिस कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में होता है ना, ग्लाइकोलिस कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में आपको पता है NADH2 फॉर्म होते हैं ना कितने 2। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, क्रेब्स साइकिल ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो याद रखो जब साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है ना कौन NADH2 हमारा ना, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होने वाला NADH2 जो साइटोप्लाज्म में था वो जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है ट्रांसपोर्ट होता है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड ATP ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या लगता है ATP लगता है। इसका मतलब ये जो साइटोप्लाज्म में NADH2 थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले, वो NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं एट दैट टाइम दे वेस्ट, वो खर्च करते हैं कितने 2 ATP खर्च करते हैं, 2 ATP वेस्ट होते हैं। इसका मतलब 38 ATP में से
38 एटीपी में से क्या हुआ, 2 एटीपी खर्च होते हैं, 2 एटीपी लॉस होते हैं। इसका मतलब 38 माइनस 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 एटीपी। इसलिए बुक में दिया है 36 एटीपी। उसको कहते हैं शटल सिस्टम। शटल सिस्टम का मीनिंग समझ में आया? जो NADH2 साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाते वक्त, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाते वक्त क्या करता है, ओके, लॉस करता है क्या, 2 एटीपी लॉस करता है। इसका मतलब 38 में से अगर 2 एटीपी चले गए तो कितने हो गए, 36 एटीपी फॉर्म होते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शटल सिस्टम कहते हैं। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यूकेरियोटिक सेल में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द यूकेरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में ये 36 एटीपी फॉर्मेशन होता है क्योंकि शटल सिस्टम आपको मिलता है। एंड दिस काइंड ऑफ आदम्स आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम एंड ऑल द pathway work simultaneously do not take place in after one hour. The substrate enter in the pathway and withdrawn from it when necessary. ATP utilized and when needed enzymatic reactions are controlled by multiple means. तो सेल के अंदर एटीपी कब प्रोडक्शन होना है या कब एटीपी यूज करना है वो सेल डिपेंड करते हैं, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंड करते हैं। आपको बताया था मैंने, सेल के अंदर कभी कभी एटीपी फॉर्म होती है तो कभी कभी एटीपी यूटिलाइज भी होती है। ओके, डिपेंड ऑन सेल, सेल के डिपेंड करता है वो कितना सेल काम करता है, कब सेल काम करता है। एंड यूजफुल टू द एक्सरसाइज अप्रिशिएट दैट ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी, हेंस देयर कैन बी नेट गेन ऑफ। तो आप बोल सकते हैं लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्चुअल एटीपी फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है, 36 एटीपी फॉर्म होता है मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये तो मैंने आपको बोला लॉस ऑफ 2 एटीपी होता है। लॉस ऑफ कितने एटीपी हो रहा है, लॉस ऑफ 2 एटीपी होता है। इसका मतलब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 38 माइनस 2 एटीपी अगर करोगे तो क्या होगा, 36 एटीपी फॉर्म होते हैं। कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी कितने फॉर्म होते हैं, 36 एटीपी फॉर्म होते हैं लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेटरी शीट या रेस्पिरेटरी सब्सटेंस या ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मिलते हैं ग्लूकोज से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो वो कैलकुलेशन करना, इसका मतलब है बैलेंस शीट फाइंड आउट करना, इसका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट फाइंड आउट करना। कौन सा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन का बैलेंस शीट है ना, क्योंकि आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे दो होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मैंने ये सब कुछ बताया आपको। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे भी ग्लाइकोलिसिस में NADH2 फॉर्म होता है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ही ग्लाइकोलिसिस में NADH2 फॉर्म होता है वही NADH2 उसी साइटोप्लाज्म में यूटिलाइज होता है रिडक्शन प्रोसेस के लिए। किसके लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए। ओके, मतलब वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इसलिए क्या होता है वहां पे, ओके, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसलिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन में खाली आपको 2 एटीपी मिलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं चैप्टर का। ओके, अनदर पॉइंट इज एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत इजी पॉइंट है ये, एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, आप बोलेंगे सर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। कार्यक्षमता जो है रेस्पिरेशन की वो कितनी है, उसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। तो एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है। पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितने हम देखते हैं ना पहले। तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, 1 molecule of ATP gives 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी
एरोबिक रिस्पिरेशन में एक एटीपी मॉलिक्यूल से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। एंड आपको पता है एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 एटीपी ना, एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 एटीपी मिलते हैं। सो 38 एटीपी 38 into 7.3 किलो कैलोरीज करोगे। ओके, एक एटीपी से कितने मिल रहे हैं 7.3, 38 एटीपी से कितने मिलेंगे 277.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है ना। किससे 38 एटीपी से आपको कितना मिल रहा है 277.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो आपको पता है इफिशियंसी ऑफ रिस्पिरेशन का फार्मूला क्या है, इफिशियंसी ऑफ रिस्पिरेशन का फार्मूला क्या है, दैट इज इफिशियंसी ऑफ रिस्पिरेशन का जो फार्मूला है टोटल एनर्जी कंजर्व्ड डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल एनर्जी ओके इनटू 100 है ना। ये फार्मूला इसका इफिशियंसी ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन का या रिस्पिरेशन का। तो आपको पता है कंजर्व्ड एनर्जी कितनी है, फिर दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्व्ड। ये एनर्जी कंजर्व्ड है। तो फार्मूला में आप अगर वैल्यू रखते हो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड कितने फिर 277.4 किलो कैलोरीज डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल एनर्जी कितनी थी 686 किलो कैलोरीज अवेलेबल एनर्जी है। इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 40.40% ओके, अप्रोक्सीमेटली आएगा वैल्यू है। इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो कितने 40% है ना। एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन कितनी है ओके, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन कितने 40% है ना। ओके, उसी तरह आप अगर एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन निकालते हो, किसकी एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन निकालते हो तो उसका बहुत इजी सॉल्यूशन है 1 एटीपी क्यू 7.3 किलो कैलोरीज। तो आपको पता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में 2 एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं। तो 2 एटीपी मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 into 7.3 किलो कैलोरीज। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका 14.6 किलो कैलोरीज है ना। एनर्जी कंजर्व्ड है ओके। तो फार्मूला में रखो वैल्यू टोटल एनर्जी कंजर्व्ड कितने हैं वहां पे, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड कितने हैं 14.6 किलो कैलोरीज है डिवाइडेड बाय 686 किलो कैलोरीज इनटू 100 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2.12%। मतलब एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन कितना है 2% है ना। एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन कितना था 40% था और एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन कितना है 2% है। सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ रिस्पिरेशन। ये रिस्पिरेशन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का मतलब है। तो आप बोलेंगे सर इतना परसेंटेज मिला अगर एफिशिएंसी ऑफ रिस्पिरेशन में तो बाकी का एनर्जी कहाँ चला जाता है। मैंने आपको बोला था बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है ना, हीट के फॉर्म में remaining energy loss in the form of heat. So this is the equation of obtaining efficiency of aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया था किसका फर्मेंटेशन का और अनएरोबिक रिस्पिरेशन का या एरोबिक रिस्पिरेशन का। सॉरी, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है। ओके, फर्मेंटेशन में क्या होता है पार्शियल ब्रेकडाउन होता है किसका ग्लूकोज का। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन यूज ना करने की वजह से पार्शियल ब्रेकडाउन होता है किसका ग्लूकोज का फर्मेंटेशन में। और एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी फॉर्म होती है कितनी 38 एटीपी ना। एरोबिक रिस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होती है, फर्मेंटेशन में खाली 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पार्शियल होता है। नंबर 2 देयर इज द नेट गेन ऑफ 2 एटीपी। फर्मेंटेशन में खाली आपको क्या मिल रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलते हैं ना, मतलब 19 टाइम लेस मिलते हैं। आपको ये भी बताया था फर्मेंटेशन के 2 टाइप है। फर्मेंटेशन को आप अनारोबिक रिस्पिरेशन बोल सकते हो, फर्मेंटेशन को आप अनएरोबिक रिस्पिरेशन बोल सकते हो। उसके 2 टाइप है, कौन से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो उसमें आपको कितने एटीपी मिल रहे हैं 2 एटीपी। ओके, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड
फर्मेंटेशन में आपको खाली 2 एटिक मॉलिक्यूल मिलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अराबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या मिलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 38 एटीपी, दैट इज 19 टाइम मोर एनर्जी देन द अनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और याद रखो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो इंट्रासेलुलर भी है और इंटरसेलुलर, मतलब सेल के अंदर भी होते हैं, सेल के बाहर भी होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर ही होता है, मगर फर्मेंटेशन जो है वो सेल के अंदर भी और बाहर भी होता है। इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन फर्मेंटेशन में ऑब्टेन करना, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना इजी हो जाता है। ओके, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। चौथा डिफरेंस क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन इज, फर्मेंटेशन में आपको एंड प्रोडक्ट दो मिल सकते हैं, एक तो इथिल अल्कोहल मिलता है, उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं यीस्ट के द्वारा यूजिंग फंगा यीस्ट, और दूसरा मिलता है आपको लैक्टिक एसिड, बायोजिन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको फर्मेंटेशन में, एक तो अल्कोहल, इथिल अल्कोहल प्लस दूसरा लैक्टिक एसिड। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एंड प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं, खाली CO2 एंड वाटर मिलता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एंड प्रोडक्ट मिलते हैं CO2 एंड वाटर। इसका मतलब फर्मेंटेशन इज जनरली हजार्डस इन नेचर, क्योंकि वहां पे टॉक्सिक केमिकल फॉर्म होते हैं ना कहां पे, फर्मेंटेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज जनरली बेनिफिशियल फॉर द लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। एंड NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD स्लोली इन द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनता है ना, फर्मेंटेशन में बोल रहा हूं, फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है ना, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो उस दौरान आपको पता होगा 2NAD से 2NADH2 बनता है, और वो NADH2 क्या होता है, वो NADH2 क्या होता है, ओके, यहाँ पे फिर एसिटाल्डेहाइड बनता है जो 2 कार्बन का था, और एसिटाल्डेहाइड से जब इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है, इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है, तो याद रखो ये जो NADH2 था, ये NADH2 यहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे, थर्ड स्टेप में, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे CO2 लॉस होता है, और इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो जो NADH2 है यूटिलाइज होता है, स्लोली होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ओके, उसको रिडक्शन बोलते हैं। फर्मेंटेशन में NADH2 यूटिलाइज होता है, ओके, ऑक्सीडाइज होता है, NADH2 को ऑक्सीडाइज होकर NAD बनता है, और वो स्लोली होता है कहाँ पे, फर्मेंटेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वेरी विगरस, ओके, वहां पे क्या होता है, NADH2 से NAD बनना मतलब ATP प्रोडक्शन में होता है ना, कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। आपको बताया था मैंने, जब ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, तो 1 NADH2 मॉलिक्यूल से 3 ATP बनता है, मतलब NADH2 का प्रोडक्शन कैसा है वहाँ पे, हेल्दी है, विगरस है। विगरस का मतलब हेल्दी है, क्योंकि यहाँ वहाँ से आपको क्या मिलता है, ATP प्रोडक्शन मिलता है। ओके, उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन, उसमें अभी खाली 2 स्टेप बाकी रह गए हैं। उसमें का पहला स्टेप, पहला जो पॉइंट अभी रिमेनिंग है आपका, वो है एम्फिबोलिक पाथवे, और दूसरा जो पॉइंट है आपका दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये 2 पॉइंट रिमेनिंग है, बाकी चैप्टर का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है, ओनली 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग। कौन कौन से, एक एम्फिबोलिक पाथवे और दूसरा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये 2 पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पे रुकते हैं। आज मैंने आपको बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बताया, उसी के साथ आपको एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बताया, उसी के साथ अनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी बताया। मतलब एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, उसका फार्मूला, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है। ओके, रुकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे। This is why the aerobic respiration process is also known as oxidative phosphorylation. The net gain of ATP produced during aerobic respiration can be calculated based on the assumptions that the glycolysis, Krebs cycle, and ETS takes place in sequential order. NADH plus H plus produced during glycolysis is transported into mitochondria for oxidation. The intermediates formed are not used for synthesis of other compounds, and only the glucose molecule is respired, and no other molecule is used as a substrate for respiration. Based on these assumptions, we can calculate that aerobic respiration results in a net gain of 38 ATP molecules
from complete oxidation of the glucose molecule into carbon dioxide and water. Fermentation, on the other hand, results in a net gain of 2 ATP molecules from the partial breakdown of the glucose molecule. The amphibolic pathway involves both catabolism and anabolism, where